Hello students, I welcome you all in this very first lecture of chapter 1, Natural Resources and their Use for Social Science of class 8th. This is our new geography book for class 8th or social science you can say. ये बुक हमने रेफरेंस के लिए रखी है एनसीईआरटी, ताकि हमें पता रहे कि हम आपके 8th स्टैंडर्ड की पेरिफेरी में ही कंटेंट को लेके चलें, उससे बिलो भी नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा हायर भी नहीं। इसको हम एज ए रेफरेंस मटेरियल यूज़ करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़ क्या कहता है चैप्टर। अगर ये हम देखें तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं। ये पता लगेगा हमें, तभी जाके हम उनके यूज़ के बारे में देख पाएंगे, राइट। सो अगर हम देखें कि नेचुरल रिसोर्सेज, फर्स्ट टर्म इज नेचुरल, राइट। नेचुरल क्या? विच कम्स फ्रॉम नेचर, दैट इज नेचुरल। ओके, देन क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज नेचर? नेचर क्या है? नेचर को हम देखें तो क्या कह सकते हैं, नेचुरल जो है वो नेचर से बना है। और नेचर क्या है? ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स सराउंडिंग अस इन आवर एनवायरमेंट, इन आवर पेरिफेरी, मीन्स जो भी लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक और एबायोटिक, जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी अवेलेबिलिटी है, जो भी सब्सटेंस अवेलेबल हैं, वो सब हमारे आसपास जो कि विच आर नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग, उनको क्या बोलेंगे? वो सब किस में आता है? नेचर में। मीन्स सारे एलिमेंट्स हमारे आसपास, लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स, वो किस में आएंगे? जो हमने नहीं बनाया वो नेचर में आएंगे, राइट। और नेचर से जो बनता है वो नेचुरल हो गया, मतलब हमने नहीं बनाया वो नेचुरल। इतना समझ में आ गया। अब आती है बारी रिसोर्सेस की। ऑल लिविंग प्लस नॉन लिविंग। लिविंग क्या? सारे एनिमल, सारे प्लांट, सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग है। नॉन लिविंग में एक्सक्लूडिंग लिविंग थिंग्स, वो सारी नॉन लिविंग में आ जाएगी। अब आती है बारी रिसोर्सेस की। एज आई सेड, रिसोर्स क्या है? रिसोर्स हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो हमारे लिए जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, जिनको हम कंज्यूम करते हैं, जिनको भी हम हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए या फिर लाइफ को सस्टेन करने के लिए हम उनको यूटिलाइज करते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं? रिसोर्स। तो अब समझ में आया कि नेचुरल रिसोर्स क्या? जो नेचुरल चीज़ें एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, जो एलिमेंट्स जिनको हम यूज़ करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेस। लेकिन स्टॉप, अभी एक और कंडीशन आती है इसमें। क्या जितनी भी चीज़ें नेचुरल अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, क्या हम उनको रिसोर्स की कैटेगरी में ले सकते हैं? नो। वाई? रिसोर्सेस को रिसोर्स बनने के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती। यस, हर एक एलिमेंट जो भी प्रेजेंट है वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ऐसा कोई एलिमेंट हमारे सामने, हमारे अर्थ में है, हमारी सॉइल में है, या फिर हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो बहुत यूजफुल हो सकता है, लेकिन हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उसको काम में ले पाए, तो क्या वो हमारे लिए यूजफुल है या रिसोर्स बनेगा? नहीं बनेगा। क्या हो गया? पहला, 3 कंडीशन मैंने बताई। तीन कंडीशन में से फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी? क्या बोला मैंने? टेक्नोलॉजिकल, क्या वो एक्सेसिबल है हमारे लिए?
टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए वो हमारे लिए, तब हम उसको रिसोर्स बना पाएंगे। दूसरा, सपोज आपने टेक्नोलॉजी भी इन्वेंट कर ली उसको एक्सप्लोर करने के लिए या फिर उसको यूजेबल बनाने के लिए, लेकिन वो इतना कॉस्टली है कि हमको सपोज किसी को खाना खाना है और उस खाने की कीमत है 5 लाख रुपीज़ पर मील, तो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। ऑन सिमिलर वे हम कुछ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स को, लेकिन वो हमारे लिए इतना कॉस्टली है कि उसकी वैल्यू मिल रही है हमको 100 रुपीज़ की और उसको प्रोसेस करने में लग रहे हैं हमारे 1 लाख रुपीज़, तो भी वो हमारे लिए काम का नहीं है। तो ये सेकंड कंडीशन क्या हो गई? इकोनॉमिकल जो ग्राउंड है वो भी हमारा मीट करना चाहिए कंडीशन, इकोनॉमिकली फीजिबल या इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए वो हमारे लिए। राइट, पेट्रोलियम है आपके पास, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर टेक्नोलॉजी भी है सपोज किसी कंट्री के पास में, वो उतनी डेप्थ में है कि हमारे पास वैसे साधन ही नहीं है, और है तो वो इतना कॉस्टली पड़ता है कि हम उसको सस्टेन नहीं कर पाए, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, तो भी हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं है। तीसरा, इन सब रिसोर्स को कौन यूज कर रहा है, किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम? हमारे लिए मीन्स व्हाट? ह्यूमन बीइंग के लिए। ह्यूमन बीइंग का क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या कैसे? हम सोसाइटी में रहते हैं, वी आर ए सोशल एनिमल, राइट। तो सोशल एनिमल है तो सोसाइटी है हमारी, हमारा कल्चर है, हमारी सिविलाइजेशंस है, हमारी ट्रेडिशंस हैं, कई सारे नॉर्म्स हैं, कल्चरल नॉर्म्स हैं, सारी कुछ चीज़ें फॉरबिडन होती है सोसाइटी में कल्चरली। तो एक रिसोर्सेज की कैटेगरी में भी ये चीज़ लागू होती है कि रिसोर्सेज के लिए कि क्या वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब आप सोच रहे होंगे कि कल्चरली एक्सेप्टेबल का क्या कॉन्सेप्ट है, कल्चर को क्या है, क्या लेना देना है? यस, एग्जाम्पल में समझाता हूँ आपको। हमने देखा कि बहुत कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए ट्रीज है, फॉरेस्ट है, राइट। लेकिन कोई भी टेम्पल है, कोई देवस्थान है जिनको देवरा कहते हैं, या छोटे मोटे कोई भी जैसे देवताओं का स्थान होता है, मंदिर होता है, हमारी एक परंपरा रहेगी उसके आसपास जो भी लैंड होती है उस पर जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको काटना मना होता है। ओरन जिसको बोलते हैं, उसको आप पेड़ नहीं काट सकते। तो वो क्या हमारे लिए उस समय उस एरिया में रिसोर्स का काम करेगा? वो नहीं करेगा, क्योंकि वो हमको कल्चर एक्सेप्ट नहीं है। सिमिलर वे खेजड़ी है, खेजड़ी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है इधर राजस्थान में, काफ़ी संख्या में। हमने देखा कि ट्रीज हमारे लिए बहुत ही कॉमन नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन मारवाड़ रीजन में, जोधपुर साइड में, उधर खेजड़ी को काटना मना है, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी को, वहाँ के कल्चर को, हमारी वहाँ की सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है, काट नहीं सकते। उसके लिए लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानियाँ दी हुई, वो भी हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स नहीं बनेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कल्चरली एक्सेप्टेंस कितना ज़रूरी है किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी नेचुरल सब्सटेंस के लिए, रिसोर्स बनने के लिए। ये हो गए नेचुरल रिसोर्स, उसकी कंडीशंस हमने देखी। ये आपकी बुक में देख लेते हैं। नेचुरल रिसोर्स कब कोई चीज बनती है? जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होता है, इकोनॉमिकली फिजिबल होता है और कल्चरली एक्सेप्टेबल होता है, राइट। ये चीज हम समझ चुके हैं। दूसरा हम आते हैं कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। कैटेगराइज काफी सारी चीजें हैं नेचर में, तो बात करते हैं हम कैटेगरीज किसकी? नेचुरल रिसोर्सेज की।
स्टूडेंट्स इस कैटेगरी को हम दो क्राइटेरिया के बेस पे हम पढ़ेंगे आगे। एक क्राइटेरिया कि वो उसकी यूजेबिलिटी कैसी है, उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ कहाँ कर रहे हैं। और दूसरा क्राइटेरिया है कि हम क्या उसको बार बार उस नेचुरल रिसोर्स को रिन्यू करके या रिन्यू होने के बाद यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ हम इसको क्राइटेरिया डिसाइड करने में फॉलो करेंगे। पहली कैटेगरी हमने देखी, इसमें देखते हैं क्या बोला था हमने कि वो कहाँ यूज़ हो रहा है। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि दैट इज essential फॉर लाइफ। क्या ऐसा कोई नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, इसेंशियल है? यस। क्या है? सबसे पहले जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, वायु, एयर, पानी जो हम पीते हैं, एयर, वाटर, फूड प्रोडक्ट्स, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, ये सब हमारे लिए वो सब चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ के लिए, लाइफ को जो रिक्वायर्ड है टू सस्टेन आवर लाइफ। ये पहले कैटेगरी हो गई इसकी। इसी में दूसरा क्या है, इसेंशियल फॉर मटेरियल्स। इसेंशियल फॉर मटेरियल्स मतलब क्या, हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके कुछ और यूजेबल चीज़ें बना के हम अपने लाइफ में काम में लेते हैं। उस कैटेगरी में जो आने वाली चीज़ें, वो एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आएगा। सपोज वुड, एक पेड़ से फॉरेस्ट से आपने ट्री लिया, ट्री से आपने वुड लिया। वुड को आप कहीं भी काम में ले सकते हैं। आप उससे फर्नीचर बना सकते हैं, सोफ़ा, बेड, चेयर। आप उससे खिलौने बना सकते हैं, आप उससे चारकोल बना सकते हैं, आप उसको और किसी पल्प बना के उसको पेपर इंडस्ट्री में काम में ले सकते हैं। तो वो इसेंशियल किस में होगी, कुछ और मटेरियल बना के हमारी लाइफ में हमको कंज्यूम हम करते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आप सॉइल का एग्जांपल ले सकते हैं। सॉइल से आप यूटेंसिल्स बना सकते हैं, टेराकोटा, उससे आप खिलौने बना सकते हैं, या और कहीं उसको काम में ले सकते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम में ले सकते हैं, राइट। फुलर अर्थ जिसको हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम में लेते हैं। तो इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम, वुड और सॉइल, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज, और जितने भी मेटल्स हैं, हमारी सारी चीज़ें देख लीजिए, ऑटो इंडस्ट्री देख लीजिए, या जो भी डे टू डे एवरीथिंग, हर एक उसमें हम मेटल्स को काम में लेते हैं। तो वो भी हमारे लिए इस कैटेगरी में आ जाएगा कि एसेंशियल फॉर मटेरियल्स। एक तीसरी कैटेगरी इसमें हम लेते हैं essential for energy। एनर्जी के लिए जो भी रिक्वायर्ड है उसको हम इस कैटेगरी में लेंगे। एनर्जी मीन्स क्या? एनर्जी मीन्स एबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क, राइट। जो भी काम करने की कैपेसिटी है, चाहे हम हमारी बॉडी से करते हैं या फिर हम थ्रू मशीन्स यूज करते हैं, वो सब मेरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। साइंस में आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इस तरीके से। तो मेनली हम एनर्जी के सोर्स के रूप में जिनको यूज़ करेंगे वो इसमें आ जाएंगे, इस कैटेगरी में आ जाएंगे। एनर्जी का सोर्स, सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स सन, मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए सन को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। पूरे हमारी लाइफ का जो बेसिक, जो फाउंडेशनल सोर्स है,
जब से हम लाखों करोड़ों साल से, जब से हमारी अर्थ पे लाइफ आई है तब से ही, वो क्या है? सन है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात करें तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? हम फॉसिल फ्यूल, कोल, विंड, वाटर, मेटल्स, ये सब चीज़ें एनर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसमें क्या है? वुड आपके लिए डोमेस्टिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोल, फॉसिल फ्यूल और मेटल्स, नेचुरल गैस, ये सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। वाटर को हम कैसे बोल सकते हैं? वाटर से जो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं वो हाइडल एनर्जी कहलाती है। चाहे रनिंग वाटर, चाहे डैम्स बना के स्टोर करके फ्लो करके हम टरबाइन घुमाते हैं, या फिर ऑलरेडी जो नेचुरली रनिंग वाटर है, जो गिरता हुआ पानी है, उसमें से टरबाइन लगा के हम एनर्जी जनरेट करते हैं। ये सब चीज़ें इस कैटेगरी में आ जाएगी, राइट। तो पहला क्राइटेरिया ये हो गया कि हम यूजेबिलिटी के बेस पे हम इसको 3 भागों में हमने बांटा है। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो हम बात करते हैं कि क्या हम उसको रीयूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ने से पहले 2 टर्म समझते हैं हम। रीस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। व्हाट डू मीन बाय रीस्टोरेशन? देखो, रीस्टोर, राइट, किसी चीज को रीस्टोर करना। रीस्टोर करने का मतलब कहीं से हम आए हैं वापस कहीं लौटना। टेकिंग समथिंग बैक इनटू सम हेल्दी कंडीशन, अर्लियर हेल्दी कंडीशन। एग्जाम्पल दूं, सपोज कोई बहुत हेल्दी पर्सन है, उसकी कुछ बीमारी की वजह से या फिर न्यूट्रिशन की वजह से उसकी हेल्थ डाउन हो जाती है, वेट बहुत डाउन हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, उसको अच्छी सी बैलेंस डाइट दी जाती है, एक्सरसाइज सजेस्ट की जाती है, कुछ बैड हैबिट्स है, एडिक्शन है तो उसको छुड़वाया जाता है, तो उसकी कुछ टाइम बाद हेल्थ वापस रिस्टोर हो जाती है। रिस्टोर हो जाती है मतलब पुरानी हेल्दी कंडीशन में वो लौट जाता है, वेट वापस गेन हो जाता है, शरीर में से बीमारियों के पैरामीटर वो खत्म हो जाते हैं। वो क्या एग्जाम्पल है रीस्टोर करने का? मतलब आप कहीं पर थे, कहीं से गिरे, वापस कहीं आ गए, उसी लेवल पे आ गए, तो यहां से वापस अपने बेक स्टेज में, बेक लेवल पे पहुंचना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये रिस्टोरेशन। एक एग्जांपल मैं नेचर से देता हूं आपका। ये हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, तो नेचर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। अब नेचर, आपने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा होगा, क्या होता है उसमें। अब पहले ज़्यादा होता था, मेनली ट्राइबल पीपल इस चीज़ को करते थे। किसी एरिया में लैंड का कोई पैच जिसमें फॉरेस्ट होते हैं, उसको फॉरेस्ट को काट के लैंड के पैचेस पे, फॉरेस्ट पैच ऑफ फॉरेस्ट जो है उसको गिरा के फटा, उसको एग्रीकल्चर लायक बना दिया जाता था, और उसमें 4 साल 5 साल तक एग्रीकल्चर करते, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती, फिर उस एरिया को छोड़ के वो आगे चले जाते और वहाँ पर उसको एज इट इज़ अनअटेंडेड छोड़ देते। तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सीड डिस्पर्सल, एयर, वाटर, रेनफॉल, ये सब होते, और उसके बाद में वो कुछ समय में, इट टेक्स सम टाइम, लेकिन वापस वहाँ फॉरेस्ट उग के वो वापस रिस्टोर कर लेता। ये है रिस्टोरेशन। पहले फॉरेस्ट थे, वो हेल्दी कंडीशन थी, फॉरेस्ट काटे, अनहेल्दी कंडीशन हो गई, वापस फॉरेस्ट आ गए, वो हेल्दी कंडीशन हो गई। ये रिस्टोरेशन। रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन इज लार्जर टर्म एज कंपेयर टू रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन में तो है उसी कंडीशन में वापस आना। रीजनरेशन में क्या है? ये नेचर की कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि उसको अनलिमिटेड संख्या में नेचुरल रिसोर्स वो रीजनरेट कर सकती है, वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, वो बार बार उस चीज़ को बना सकती है। सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होती हमारी, बनती रहती है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन, ये 2 रिएक्शन होते हैं, उसमें
स्टार में जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, तो उससे वो सनलाइट आती रहती है हमको, ऐसे ही पेड़ उगते रहते हैं, पानी चलता रहता है, वाटर साइकिल से पानी ग्लेशियर से पिघल के आता है, नदी में जाता है, वापस समुद्र में जाता है, समुद्र से भाप बनती है, वेपर बनती है, ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर वापस बारिश होती है, फिर वापस लैंड पे पानी आता है। तो ये ख़त्म नहीं होता कभी, पानी की कमी नहीं है। हाउएवर मैक्सिमम वाटर है वो ओशन में। तो ये हो गया रीजनरेशन। अब ये दोनों आपने समझ लिया। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, इसके बाद नंबर आएगा सेकंड कैटेगरी का, वो क्या है? रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। अब रिन्यूएबल क्या है? री प्लस न्यूएबल। क्या वो कोई जो रिसोर्स है वो वापस बन सकता है शॉर्ट टाइम में? री मीन्स टेकिंग बैक। री, क्या वो वापस एग्जिस्टेंस में आ सकता है, मीन्स वापस बन सकता है? क्या वापस वो नया हमको अवेलेबल हो सकता है एक बार हम उसको कंज्यूम कर लें तो? इस क्राइटेरिया पे। या फिर इफ यू टॉक अबाउट सम टर्म्स विच हैव द कैपेसिटी ऑफ रीस्टोरेशन एंड रीजनरेशन, जो रिस्टोर किए जा सकते हैं, रीजनरेट किए जा सकते हैं, वो रिसोर्सेज जो हैं वो, यू कैन राइट डेफिनेशन बाय योरसेल्फ, दैट दोज रिसोर्सेज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो कि एक पर्टिकुलर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल में तो बनी जाएगी चीज़ें, बट कुछ 100 सालों में, 50 सालों में हम बात करें, कुछ 1000 साल में तो वो चीज़ें वापस नहीं बनती है नेचर में, लाखों साल लगते हैं उनको बनने में। अब इसके एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम? जो न्यू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में सन या सोलर लाइट या सोलर एनर्जी, फॉरेस्ट, एयर, वाटर, इनसे जो भी एनर्जी मिलती है हमको, ये हमारे लिए रिसोर्स का काम करते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। फॉरेस्ट खत्म होते हैं लेकिन वापस रीजनरेट होते हैं, लेकिन इट टेक्स अ पर्टिकुलर टाइम, टेक्स सम टाइम। अगर इसको यहाँ से यहाँ तक फॉरेस्ट वापस रीजनरेट होने में अगर 10 ईयर्स का या 20 ईयर्स का टाइम लगता है, लेकिन पता चला कि हम 10 ईयर्स के पहले उसको वापस ख़त्म कर देते हैं, तो साइकिल उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी और वो नेचुरली वो रीजनरेट नहीं हो पाएगा, राइट? सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होती है, चाहे जितनी यूज़ कर लो। हाइडल एनर्जी, पानी जब तक है अवेलेबल हम बना सकते हैं, और भी पानी से हम कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। एयर है, विंड, एयर, इसमें क्या, इसमें विंड, एयर को आप विंड भी लिख सकते हैं, फ्लोइंग एयर। जो विंड क्या होता है? विंड एनर्जी, विंड से भी हमको एनर्जी मिलती है। विंड से आपने देखा होगा पहले कुछ भी नहीं था, जब भी लोग समुद्र में जब जाते थे तो उस विंड को यूज़ करके अपनी जो जर्नी थी उनको इजी बना लेते थे, वो उसकी डायरेक्शन में जाके टरबाइन घुमा के उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो विंड चलती रहती है नॉन स्टॉप, एनर्जी बनती रहती है, उसको वो कभी ख़त्म नहीं होती है। ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, राइट? लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू इंडस्ट्रीज लगा के, पॉपुलेशन इतनी ग्रो हो रही है तो नेचुरल रिसोर्सेज उन पर बहुत लोड आ रहा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है वो। तो ऑब्वियसली कितना डिफोरेस्टेशन हो रहा है, कितने जंगल थे वो सब कट गए, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से पॉल्यूशन हो गया है, फ्रेश नदियों में, समुद्र में इंडस्ट्रीज का पानी डाला जा रहा है, इंडस्ट्रीज का पॉल्यूटेड वाटर डाला जा रहा है, पॉल्यूटेंट्स डाले जा रहे हैं, तो वो फिर नेचर की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी, राइट? ये हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेस। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या है? जिनको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, लाइक जो इसका अपोजिट, जो रिस्टोर या रीजनरेट नहीं किए जा सकते, वो नॉन रिन्यूएबल हो गए।
इसके एग्जाम्पल क्या लिखेंगे नॉन रिन्यूएबल में? जैसे आपका कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, फॉसिल फ्यूल हो गया, और मिनरल्स हो गए जिसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल कौन सा है जो एनर्जी में यूज होता है? यूरेनियम, थोरियम। इस तरह थोरियम अभी यूज नहीं होने लगा है, लेकिन यूरेनियम या जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, वो मेटल्स हैं। वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोर्स का काम करता है। वो नॉन रिन्यूएबल। कोल 50 ईयर्स का कोल बचा है खाली हमारे अर्थ में, ऐसा एक एस्टिमेशन है। वो खत्म हो जाएगा। बना कब? कार्बोनिफेरस पीरियड, जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम पढ़ेंगे उसमें बना, लाखों साल पहले, और कई लाख साल लगे बनने में, लेकिन खत्म कर दिया हमने कुछ 100 सालों में। ये ओवर एक्सप्लोटेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, तो नेचर का साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। फॉसिल फ्यूल भी खत्म होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे नॉन रिन्यूएबल के रिसोर्सेज हैं। इसमें हम आप देखें, रिसोर्सेज की कैटेगरी हम देखी थी, इसेंशियल फॉर लाइफ, मटेरियल एंड एनर्जी हो गया तीनों। ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में हमने देखा, राइट। अब एक दो टर्म और आती है इकोसिस्टम में, जिसमें इकोसिस्टम फंक्शंस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम क्या है? ये हमारे बायोटिक और नॉन बायोटिक जो एलिमेंट्स हैं उनका आपस में रिएक्शन और एक दूसरे के साथ रिएक्शन। तो जो भी नेचर के थ्रू हमको जो बेनिफिट मिलते हैं, ह्यूमन बीइंग को जो बेनिफिट मिलते हैं, वो इकोसिस्टम सर्विसेज हम कहते हैं उसको। और जो नेचर में इटसेल्फ एनवायरमेंट को जो बेनिफिट होता है इसी की साइकिल से, जैसे ट्रीज हैं, फॉरेस्ट हैं सपोज, वो नेचर एक इसको वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं, हमें फूड मिल रहा है सपोज, वो हमारे लिए इको सर्विसेज हो गया, इकोसिस्टम। लेकिन जैसे लैंड डिग्रेडेशन रुकता है फॉरेस्ट की वजह से, सॉइल इरोजन नहीं होता है और एक बैलेंस बना रहता है, वो हो गया इकोसिस्टम फंक्शंस। तो ये दो टर्म्स हमने। अब देखो, हम कहते हैं नेचर के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ट्री जो होता है, एक मैच्योर ट्री होता है, वो पर डे अराउंड 275 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करता है, और एक ह्यूमन बीइंग नॉर्मल पर्सन अराउंड 350 लीटर कंज्यूम करता है। तो अगर एक व्यक्ति एक मेच्योर पेड़ बनाने तक उसकी देखभाल करके एक पेड़ लगा दे, एक पौधा लगाए, उसको मेच्योरिटी तक देखभाल कर दे, तो हमारा जो ऋण है, हमारा जो डेप्थ है, हम जो ऋणी हैं इस एनवायरमेंट के, इस अर्थ के, इस नेचर के, हम उधार में ऑक्सीजन ले रहे हैं। हर व्यक्ति को नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक पेड़ कम से कम आदमी को लगाना चाहिए, बच्चे को लगाना चाहिए, हर एक व्यक्ति को लगाना चाहिए, उसको बड़ा करना चाहिए कम से कम हम। और वो आपकी लाइफ नहीं, वो आपकी लाइफ के बाद भी किसी को ऑक्सीजन देता है। इसलिए हमको ये सब चीज़ें, एजुकेशन लेने का पर्पस कब है? जब हम उसको इम्प्लीमेंट करें, राइट। अगला इसका हेडिंग है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज अभी इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, इस चैप्टर के इस पार्ट को ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को। और आई होप कि आज जो हमने डिस्कस किया वो आप तक पहुंचा होगा, आपको समझ में आया होगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है या जो चैनल है जिस पे आप ये देख रहे हैं, ये प्योरली नॉन कमर्शियल है। ये इसका कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है। ये एक सोशल सर्विस का इनिशिएटिव कह सकते हैं आप, हमारी समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। इसमें न तो कोई सब्सक्रिप्शन है, न ही कोई चैनल से कोई इसमें कमर्शियल हमारे इंटरेस्ट हैं। ये सिर्फ एजुकेशन, जो नीडी हैं, जो लेना चाहें, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, ये हमारा मोटो है। हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। एक स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही खूबसूरत कोट कहा है, वो मैं और आपको बता दूं, अराइज अवेक एंड डोंट स्टॉप अंटिल यू गेट योर गोल। क्या मतलब है? उठो जगो और जब तक मत रुको जब तक कि
तब तक मत रुको जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं पा लेते हैं। तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और हमारे इन महापुरुषों की वाणी को अपने जीवन में उतारते हुए तब तक नहीं रोकें, तब तक कड़ा संघर्ष करें, मेहनत करें, जब तक आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।